हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जो कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत ये विज्ञापन जारी हुआ था, तो जीएस का मॉक टेस्ट आपको करवाया जा रहा है। ये मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। इसके पहले हम लोग सिलेबस और जो क्वेश्चन पेपर था पीवाईक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियोज़ एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो आज का मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूरा मॉक टेस्ट लगाइएगा और देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप लोग सही से दे पाते हैं। परीक्षा जो है ये आपकी 16 और 17 फरवरी को कराई जाएगी और यहाँ पर जो प्रश्न है बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक है। सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न आपका संबंधित है, कौन सा संबंधित नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली औद्योगिक नीति, इसकी घोषणा कब की गई थी। गेस करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने गेस किया है विकल्प ए को, तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी, इसकी घोषणा 1948 में की गई थी। हाल ही में आपको बताना चाहेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि याद रखिएगा कि भारत की जो पहली योग नीति है, ये शुरू किया है किसने? उत्तराखंड ने शुरू किया है। सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना है गुजरात और चौथा बना है यूपी। तो ये भी याद रखना कि जो चौथा राज्य है सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला ये अपना यूपी है। अंधापन नियंत्रण नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। जैव ईंधन नीति को किसने अपनाया था सबसे पहले? तो राजस्थान ने अपनाया था। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था? तो कर्नाटक ने किया था। एथेनॉल नीति को शुरू किया गया है सबसे पहले बिहार में। और समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड को अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है ये उत्तराखंड है। ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखिएगा इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व योजना के बारे में यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा बिंदु आपका सही है। तो स्वामित्व योजना, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहला बिंदु है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना, ग्रामीण परिवारों को अधिकार का अभिलेख प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। दूसरा बिंदु है स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। और तीसरा बिंदु है कि इस योजना को 6 साल यानी कि 2020 से लेकर 2026 की अवधि में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन आप सही मान रहे हैं? तो देखो यहाँ पर जो पहला कथन ये सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन आपका सही नहीं है। यानी कि जिसमें विकल्प 1 और 2 वाला सही होगा वही हमारा सही विकल्प है, जो कि दिया गया है विकल्प 1 में। ए में केवल 1 और 2 यही आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंसदा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? वंसदा नेशनल पार्क ये कहाँ पर आपको मिलेगा? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम में। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो वंसदा है ये मिलेगा आपको गुजरात में। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें कि गुजरात के जो अन्य नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें गिर नेशनल पार्क का नाम भी आता है। इसके अलावा वंसदा तो मैंने आपको बताया ही है। एक है यहाँ पर ब्लैक बक नेशनल पार्क और साथ ही साथ एक टाइगर रिजर्व है मरीन नाम से। तो ये चारों याद रखिएगा। ये गुजरात के काफ़ी यानी कि कई बार एग्जाम पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उकाई बांध यह किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध यह किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, माही या फिर बनास में। तो देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उकाई बांध ये मिलेगा आपको कहाँ पर? तो ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी कहाँ पर है? तो गुजरात में। तो ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है उकाई बांध। इसके अलावा गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध है ये मिलेगा आपको नर्मदा नदी पर। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। एक है यहाँ पर कडाना बांध। कडाना बांध मिलेगा आपको माही नदी पर, यह भी गुजरात में ही स्थित है। इसके अलावा दांतीवाड़ा बांध ये भी मिलेगा आपको बनास नदी पर, जो कि गुजरात में ही स्थित है। ये चारों बांध इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखने वाला जो राज्य है उसके बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प में है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर है, कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो उड़ीसा। ठीक है, विकल्प बी आपका सही है। और ये भी याद रखना कि
भारतीय राज्य ओडिशा देश में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग आधे से अधिक यानी कि 50% से ज़्यादा तो जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो उड़ीसा से ही हो जाता है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। इसके अलावा भारत के जो अन्य राज्य हैं जो कि बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं, उनमें एक नाम गुजरात का भी है, इसके अलावा झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ये कुछ और भी स्टेट हैं जहाँ पर बॉक्साइट उत्पन्न की जाती है यानी कि बॉक्साइट मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा? चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ था? पंजाब, बिहार, तेलंगाना या फिर पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पर आपका उत्तर अगर आपने गेस किया है विकल्प डी तो आप बिल्कुल सही हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन हुआ था 2021-22 में। वर्तमान में भी यही स्थिति है। अगर ये एग्ज़ाम में आता है प्रश्न तो आप पश्चिम बंगाल पर बेहिचक जा सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल मिला के जो 13.62% चावल का उत्पादन भारत में होता है, उसका 13.62% केवल जो है पश्चिम बंगाल में ही हो जाता है। और चावल का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो यूपी है, ठीक है, याद रखना। और तीसरे स्थान पर आता है आपका पंजाब। यूपी में देखेंगे तो 12.81% चावल का उत्पादन और पंजाब में 9.96%, यानी कि तीनों को अगर आप जोड़ दें तो कुल मिला के जो 36% चावल का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब में हो जाता है। तो ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक कथन इसमें सही नहीं है, वही आपको बताना है। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, ये भी सही है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये गलत है। ये 5 से 6 वर्षों में होती है और इसका जो अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है कि किस वर्ष आएगी किस वर्ष नहीं आएगी। तो तीसरा कथन जो है ये सही नहीं है और यही हमारा आंसर भी बनेगा। बाकी ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है, तो ये आपका सही है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें ला नीना के बारे में तो यह एल नीनो का विपरीत होता है। एल नीनो के विपरीत माना जाता है ला नीना, और ये ठंडे चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस घटना के दौरान पूर्व और मध्य प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान औसत से क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो ला नीना भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान अधिक वर्षा का कारण भी बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी है? कावेरी, ताप्ती, नर्मदा और सोन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी मानी जाती है, लेकिन विकल्प में यहाँ पर तो आपका गंगा नदी है नहीं। तो फिर इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं कावेरी के बारे में। तो कावेरी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? ये कर्नाटक से होती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी, और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 805 किलोमीटर है, 805 किलोमीटर। इसके बाद बात करें ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी का जो उद्गम है ये बैतूल जिले से यानी कि मुल्ताई नामक स्थान से होता है, और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में जाती है। लंबाई कितनी होगी? तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। बात करते हैं नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहीं से होता है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, ठीक है। बात करेंगे सोन नदी के बारे में तो इसका उद्गम भी अमरकंटक श्रेणी से ही होता है, और इसकी जो कुल लंबाई है ये 780 किलोमीटर है। अब आप बताइए कि सबसे लंबी नदी इसमें कौन सी है? तो विकल्प सी आपका करेक्ट है, नर्मदा। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? तो भारत के जो पश्चिमी तट पर आया था चक्रवात, ये कौन सा था? तो देखो बात हो रही है 2021 के बारे में। सभी चक्रवात आप याद रखिएगा जो कि इस वर्ष और 2023 में आए थे। फिलहाल इसका जो आंसर है ये तौकते है, विकल्प आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार, अभी सेंसस 2011 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। भारत के निम्न राज्यों में कौन से राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम रहा? क्या पूछ रहे हैं? सबसे कम जनघनत्व के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में, तो त्रिपुरा का जो जनघनत्व बताया गया था सेंसस 2011 के मुताबिक ये कितना था? 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम में हो जाएगा 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और मेघालय में कितना है? 132। तो सबसे कम आ रहा है आपका कहाँ पर? विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। इसके बाद है देखो यहाँ पर भारत के कौन से 2 राज्यों में देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? मतलब समझ रहे हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
भारत के दो राज्य जो कि झारखंड हैं और उड़ीसा हैं, 1 और 3 वाला विकल्प आपका सही होगा, विकल्प बी। तो ये दो जो राज्य हैं उड़ीसा और झारखंड, ये देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक उत्पन्न करते हैं। तो झारखंड और उड़ीसा याद रखिएगा, कोयला उत्पादन के सबसे प्रमुख राज्य यही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में पहला स्थान किसका रहा, तो मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश में कितनी दाल पैदा हुई थी, 56.95 लाख टन दाल जो है यहाँ पर पैदा हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा स्थान है यानी कि सेकंड पोजीशन पर आपका राजस्थान आता है, और फिर आता है आपका गुजरात, तीसरे स्थान पर गुजरात आता है, चौथे स्थान पर आएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दाल कितनी पैदा हुई थी, तो 26.20 लाख टन। मतलब पैदावार कम नहीं है, लेकिन फिलहाल तो एमपी से तो काफ़ी कम है, कहाँ 56 कहाँ 26। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इसका उत्तर गेस करिए आप। गुलाम अली, इलैयाराजा, सुधा मूर्ति, सतनाम सिंह संधू। इसका उत्तर कौन देगा, आप बताएंगे। और उत्तर क्या बताया आपने, अगर बताया आपने सुधा मूर्ति तो बहुत ही सही है, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, तो सांख्यिकी में 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था कल्याणमणि राधाकृष्ण राव को, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न अब पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ माने जाते हैं ये कल्याणमणि राधाकृष्ण राव, और इनको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, जो कि इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फिडे के कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखो क्या पूछ रहा है कि फिडे का कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाला सबसे कम उम्र, तो विश्वनाथन आनंद तो हो नहीं सकते, ये इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। गैरी कास्परोव भी नहीं हो सकते हैं, डिंग लेरेन भी नहीं हो सकते हैं। सही जवाब है आपका डी गुकेश, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इनकी उम्र कितनी है, 17 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो 2024 में भारत के जो लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान देना, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो ध्यान देना कि मई 2022 से ये पद जो था ये खाली था। इसके बाद अच्छा कौन थे इस पद पर, तो ध्यान देना कि न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के रिटायर होने के पश्चात ये पद रिक्त था, और अब इस पद पर कौन है, श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है। तो अच्छा प्रश्न है ना, आप बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प सी, उज्जैन में स्थापित की गई है विश्व की पहली वैदिक घड़ी। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट का जो उपयोग होता है ये कहाँ पर होता है। बताओ, इसको गेस करो आप कि रॉक फॉस्फेट ये किस उद्योग में प्रयुक्त होता है। तो ये उर्वरक उद्योग में, विकल्प बी करेक्ट है। रॉक फॉस्फेट घुलनशील फास्फोरस उर्वरकों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल माना जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, उर्वरक उद्योग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। बाणसागर परियोजना, भांडर परियोजना, इसे भांडेर भी कहते हैं, राजघाट परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। उत्तर इसमें क्या रहेगा आपका, तो देखो इसमें जो उत्तर है आपका ये रहेगा विकल्प डी, सरदार सरोवर परियोजना। भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना भी है, जो 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, एक तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका गुजरात, और चौथा कौन सा है, राजस्थान। ये 4 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें भांडेर नहर परियोजना के बारे में, तो माता टीला बांध से बाईं ओर से नहर निकाली गई है, जिसे भांडेर नहर के नाम से जानते हैं। इससे मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, तो केवल इससे मध्य प्रदेश ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना ये 4 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आईसीटी भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो ई गवर्नेंस के जो 4 स्तंभ हैं ये क्या होते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या होते हैं? तो देखो, एक तो होते हैं लोग, दूसरा होता है प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। तो इसका उत्तर विकल्प ए है। अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोग अब तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सभी प्रश्न आप अटेंड कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करते रहिएगा। तो पेशेवर और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम आपको बताना है जो अन्य पेशेवरों से आपको जोड़ती है। फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर और लिंक्डइन, सभी यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि केवल पेशेवर और व्यावसायिक लोगों के लिए मानी जाती है, वो आपको यहाँ पर आंसर करना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ और भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप studyvidgyanprakash.com पर जाकर क्विज भी लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सेशन आपको अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको ये टेस्ट मिलता रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।